सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं लगातार, जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इस बीच ट्विटर के जरिए आपकी राय भी आ रही है, बहुत दिलचस्प है, और उसी के जरिए इस बहस को आगे ले जा रहे हैं रवि साहब है, राकेश सिन्हा जी, और वो ट्वीट के जरिए ये लिखते हैं, चलो चले मोदी के साथ, चलो चले किरण बेदी के साथ तो हुआ नहीं था, तो फिर कैसे अलग कर दिया जाए। और यहां तक लिखा गया है कि डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ जाते तो शायद बेहतर नतीजे रहते। दोनों का मतलब और अर्थ। देखिए, एक बात जान लीजिए कि किरण बेदी एक बहुत अच्छी महिला है, बहुत लोकप्रियता है, लेकिन लोकप्रिय होना, अच्छी महिला होना और राजनीति में बहुत सफल होना में अंतर है। किरण बेदी को दिल्ली की जनता ने केजरीवाल के कार्बन कॉपी के रूप में देखा, जिसके कारण उनकी अहमियत नहीं बन पाई। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि उनको जितना देना था ईमानदारी से चुनाव में दिया, लेकिन सफल नहीं हो पाई। तो यह तो एक विचारणीय प्रश्न है ही कि पार्टी के स्थापित नेता के नहीं होने के कारण कहीं न कहीं पार्टी में एक शिथिलता और दुविधा का भाव था। हाँ। इसमें छिपाने की कोई बात नहीं है। लोकतांत्रिक पार्टी में आलोचनात्मक अध्ययन होना चाहिए। अंजना जी, आपने चुनावों को बहुत ही गहराई से देखा है, आप बाहर भी जाती हैं, चुनावों को कवर किया है, महाराष्ट्र गई, उत्तर प्रदेश गई, मैंने स्वयं देखा कि आपने बाहर से रिपोर्टिंग की है, इसलिए चुनाव के बारे में आपका एक अनुभव है। आप अपने अनुभव के आधार पर क्या स्वीकार नहीं करती हैं, दिल्ली में पहली बार एक साइलेंट कम्युनल पोलराइजेशन केजरीवाल ने करवाया है। इससे मैं इस पर नहीं जाता, उनकी जीत पर मैं सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं, लेकिन जीत उनकी ऐसे भी होती, लेकिन जो साइलेंट कम्युनल पोलराइजेशन उन्होंने दिल्ली में करवाया है, वह कम से कम लोकतंत्र के लिए, उनकी पार्टी के लिए भी आगे के लिए अच्छा नहीं है। कैसे कराया? उनकी जो एक छवि थी, कैसे कराया? उनकी साइलेंट कम्युनल, आप देखिए अंतिम समय में फतवा जारी होता है, मुस्लिम स्ट्रेटेजिक वोटिंग दिल्ली में हुई है, किससे छिपी हुई बात है। और वो उस समुदाय से भी मेरी अपील है कि इस तरह की रणनीति के तहत निशब्द होकर ध्रुवीकरण होना किसी भी राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं है। और दूसरी बात एक और कर दो, एक और कारण जिसको एक और कारण में अंजना जी एक कारण में बता दो, भारतीय जनता पार्टी को जो जयप्रकाश जी, एक कारण मुझे बताने दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को जो नुकसान हुआ, सरकारी कर्मचारियों की आयु हरियाणा में कम की गई, बाद में ठीक कर लिया गया, इसका संदेश दिल्ली के बड़ी तादाद में विद्यमान सरकारी कर्मचारियों में अच्छा नहीं गया। और इसलिए मुझे लगता है कि पार्टी को प्रधानमंत्री की घोषणाओं का, आर्थिक नीतियों और नियत को जिस स्तर पर आम जनता को समझाने की कोशिश की जानी चाहिए डेमोक्रेटिक डिबेट के द्वारा, कहीं न कहीं उसमें चूक हुई है। पार्टी के नेता डेमोक्रेटिक डिबेट के द्वारा अपनी बातों को आम जनता तक नहीं ले जा पाए, इसलिए पार्टी को किसान विरोधी ऑर्डिनेंस आया, किसान विरोधी घोषित कर दिया गया। तो पार्टी क्यों इसको साफ करती है, क्यों नहीं जनता के बीच जाती है? हाँ, जयप्रकाश जी, जो वो कह रहे हैं, क्योंकि ये किरण बेदी जी का भी कहना है कि वे फतवे की वजह से हारी। राकेश जी, जो यथार्थ स्थिति है उसको समझना चाहिए। आप तो बहुत समझदार व्यक्ति हैं और मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। देखिए, जब मोदी जी अपने कंधे पे चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने कहा मैं नसीब वाला हूं, बदनसीबों को आप वोट मत दें। उन्होंने कहा कि जो काम ना करता हूं उनको नक्सलवाड़ में भेज दें। उन्होंने ये कहा कि दिल्ली का मूड जो है, जो देश का मूड है, वो दिल्ली का मूड है। मुझे एक बात बताइए, आप जब पूरा कैंपेन प्रधानमंत्री अपने कंधे पर लेके चल रहे हैं, उनको जब ये लगा रामलीला मैदान की रैली के बाद कि हम कुछ नहीं कर पा रहे, जो वायदे जिस तरह आप पार्टी ने करे उसी तरह बीजेपी ने भी करे। आपने भी कहा कि हम 30% बिजली के दाम कम कर देंगे, आपने भी और सुविधाओं की बात करी। तो मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि आज ये बात जो आपके पत्र में लिखी है, आपकी मैगजीन में लिखी है, उसको मानने में क्या एतराज है आपको? आप बचाव क्यों कर रहे हैं? देखिए, आपको जो ये समझना पड़ेगा कि अगर हम किसी पार्टी के ऊपर एक व्यक्ति को रख देंगे तो वो व्यक्ति भारी पड़ता है पार्टी के ऊपर और पार्टी डूब जाएगी। यही काम इस बार हुआ है बीजेपी के साथ। बीजेपी का कार्यकर्ता बिल्कुल उत्साहित नहीं था चुनाव में। बीजेपी का कार्यकर्ता काम इसलिए नहीं कर रहा था कि उसके लीडर्स की बेइज्जती हुई। किरण बेदी कभी भी सियासी नहीं, उनकी आंख में एक भी आंसू कभी दिल्ली वालों के लिए नहीं बहा। उन्होंने कभी झुग्गी को पनाह नहीं दी, उन्होंने कभी पटरी वालों को पनाह नहीं दी। पुलिसिया डंडे से राज नहीं हो सकता। आप केजरीवाल से मुकाबला करा रहे थे और वो किरण बेदी का, जिसको आप पुलिस में से लेके आए, किसी राजनीतिक व्यक्ति को अगर सामने रखते तो जो दिल्ली में काम करता रहा 30-40 साल से अपने दोस्तों में, कोई खुश होता है, कोई नाराज होता है, लेकिन आपने तो बिल्कुल ही डिक्टेटरशिप तरीके से, उन्होंने कहा जो मोदी कह रहा है वो होगा।
मुझे जवाब लगता दीजिए है संबित पात्रा ये जी। स्थिति किसी भी देश के लिए और पार्टी के लिए अच्छी नहीं है। जवाब दीजिए संबित पात्रा। देखिए, मैं तो बड़े आदरपूर्ण कहना चाहूँगा, मैं जेपी जी को बहुत पसंद करता हूँ, मगर आजकल कांग्रेस प्रवक्ता लिखने के बदले आप पॉलिटिकल कमेंटेटर लिखा करें, क्योंकि कांग्रेस को छोड़ के वो बाकी सारे विषयों पे बोलते हैं। बस कांग्रेस के बारे में आप पूछ लीजिए, वो एक जवाब नहीं देंगे कि कांग्रेस क्यों हारी है, कांग्रेस में किसके कंधों पर जिम्मेदारी है। अच्छा, नहीं, आपका विषय तो कांग्रेस, नहीं, अब तो कांग्रेस के प्रवक्ताओं का विषय कांग्रेस रहा ही नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ। आप ले लो, आप कांग्रेस का विषय लो, मैं उसमें भी बहस करूंगा। जेपी जी, मैं तमाम बहसों में देख रहा हूं आजकल कांग्रेस के प्रवक्ताओं का विषय कांग्रेस नहीं है, मगर ये भी हमारे लिए अच्छा है। जितनी आप आलोचना करेंगे और हमें उतना सीखने का मौका मिलेगा, और मैं आश्वस्त करता हूं जेपी जी, जो गलतियां हमारी रही हम बिल्कुल उसे दुरुस्त करेंगे। और एक बात अंजना जी, बड़े सीरियस नोट पे कहना चाहूंगा, बार बार जो जेपी जी प्रश्न उठा रहे हैं और आप भी मेरे से पूछ रहे हैं कि क्या ये मोदी जी की हार हो गई है, क्या वो रथ रुक गया है, मैं आपको बड़े खुले मन से बताना चाहूंगा, 2013 से लगभग हजारों ऐसे डिबेट में मैं पार्टिसिपेट कर चुका हूं जिसमें बार बार यही प्रश्न उठता है, क्या मोदी जी का रथ रुक गया? वो हरियाणा में भी रुक रहा था, महाराष्ट्र में भी रुक रहा था, दिल्ली में आपने इसको रोक दिया है, हर जगह वो। संबित जी, गोलमोल शब्दों में और जुमलों में मत उलझाइए सवाल को। नहीं, आपने सवाल के जवाब तक पहुंचने में ले लिए सर 1 मिनट। आप भी टीवी की मजबूरियां जानते हैं। सीधा सवाल आपसे है, एक दिनेश जोशी साहब हैं, अभी ट्विटर के जरिए कह रहे हैं रायचंद, हुकुमचंद और गुमान चंद, लोगों का ये मानना है कि आपकी पार्टी में अहंकार आ गया। लोगों का ये मानना है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर जो जोश आपके कार्यकर्ताओं में एक वक्त आता था, वो जोश गिर गया। ये सच नहीं दिखता? देखिए, जोश गिरा कि नहीं गिरा ये अलग विषय है, मगर इतना मैं कहना चाहता हूं कि हर बार ये कहना कि रथ रुका कि नहीं, उसके पीछे यही है, क्यों आखिर उस रथ को रोकना चाहते हैं? क्या उन्होंने एक पैसा देश का खा लिया? क्या करप्शन देश में बढ़ गया? क्या देश इकोनॉमिक दृष्टिकोण से आगे नहीं बढ़ रहा है? कार्यकर्ता क्यों हताश हो रहा है? ये जरूर विषय है, बीजेपी का ये जरूर विषय है, ये जरूर विषय है। तभी तो आज जो मैगजीन में छपा है, जो जेपी जी भी कह रहे हैं कार्यकर्ताओं को लेकर, जो आप कह रही हैं, मैं नकारूंगा नहीं, मैं उसे स्वीकार करूंगा, मैं उसे आत्मसात करूंगा। और मैं इस प्रश्न को, जैसे हमारे अनेकों लोग इस प्रश्न को लेकर इंट्रोस्पेक्शन रूम तक जाएंगे, चिंतन कक्ष तक जाएंगे, मैं भी इस प्रश्न को लेकर चिंतन कक्ष तक जाऊंगा। चिंतन की शुरुआत कब होगी सर? नहीं, यथाशीघ्र होगी चिंतन की। ऐसा नहीं है कि हम चिंता कर नहीं रहे हैं और एक ही दिन चिंता कर लेंगे। हाँ। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। और देखिए, वही पार्टी अंततः विजयी होती है जो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करती है। मैं अगर यहाँ बैठ के ना करते रहूं कि हमसे कोई गलती नहीं हुई, हाँ, हम दूध के धुले हुए हैं, हम ही सबसे बढ़िया हैं, बाकी खराब हैं, तो फिर हम आगे विजयी नहीं होंगे। हाँ। हमें मानना पड़ेगा, और मैं बोल रहा हूं, हमें अपने कार्यकर्ताओं के चरण के धूलि को उठा के अपने सर पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम एक कैडर बेस्ड पार्टी हैं, और जो पार्टी अपने कार्यकर्ता के धूल को अपने माथे से नहीं लगाती है, वो पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली के तमाम कार्यकर्ताओं के चरणों को स्पर्श करता हूं। उन्हीं के कारण से हम बीजेपी हैं, और उन्हीं के कारण से हम आगे बने रहेंगे। राकेश सिन्हा जी, ये महत्वपूर्ण है, लेकिन ये पहले नहीं याद आया, ये बाद में याद आया। किरण बेदी जी को ले आए। सवाल यही है कि एक स्पष्ट रूप से देखना होगा कि सारा हार का ठीकरा अगर आप किरण बेदी पर फोड़ देंगे, तो शायद आप इस सच्चाई से भाग जाएंगे कि क्या कहीं पर अगर एक व्यक्ति के इर्द गिर्द एक पूरी पार्टी मंडरा रही है, क्या वाकई हुकुमचंद और रायचंद और गुमान चंद हावी हो रहा है एक पार्टी पर, तो समझना होगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ये मेरा पहला सवाल है। आपने खुद ही शुरुआत की थी कि नियो पुअर जो है, जो गरीब है, अब ये पूरा फतवे पर ले जाना, अब ये पूरा कह देना, इस आर्टिकल में भी लिखा है कि बहुत मुफ्त खोरी यानी मुफ्त चीजें दी जाएंगी, ये वायदा आम आदमी पार्टी की तरफ से उन्हें जीत दिला रहा है। ये कहना ठीक नहीं होगा। वोटर का सम्मान करना होगा, समझना होगा कि उन्हें उधर उम्मीद दिखी तब वो गए। मैंने तो ये कहा कि यदि केजरीवाल ध्रुवीकरण नहीं भी करवाते तो उनकी जीत थी, क्योंकि जो मार्जिन है 70,000, 60,000, 50,000, 25,000, वो कोई साधारण मार्जिन नहीं है। और इसका एक लाउडर मैसेज है पार्टी के लिए, जो आपने अभी बात उठाई है। देखिए, जब पार्टी हारती है तो स्वाभाविक रूप से नेतृत्व इसकी जिम्मेदारी लेता है। हाँ। और हर बात बोलकर नहीं लिया जाता है। पार्टी का नेतृत्व है, पार्टी के नेतृत्व के साथ चुनाव लड़ा गया, तो सामूहिक जिम्मेदारी होती है। उसमें ना नरेंद्र मोदी बचते, ना अमित शाह बचते, ना पार्टी के अध्यक्ष बचते, ना संदीप पात्रा बचते हैं, हर किसी की जिम्मेदारी है। और एक लोकतांत्रिक पार्टी में ये भाव नहीं आना चाहिए कि मैं मुक्त हूं। और जैसे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जयप्रकाश जी बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, उन्होंने ठीक अपने अनुभव से एक नसीहत दी है, क्योंकि कांग्रेस ने देखा है व्यक्ति पूजा कांग्रेस के सर पर इतनी अधिक है कि राहुल जी की जो आयु है, जो अनुभव है, जो उनका एक बचपना है, उसके बावजूद भी कांग्रेस को ढो रही है। तो कांग्रेस की
नहीं, कांग्रेस सर, की हालत आप हमारे- सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया और सर, फॉरवर्ड हमारी ब्लॉक की चिंता पार्टियों की डॉक्टर तरफ साहब, होती जा आप रही हमारे है। पे छोड़ो तो ना। आखिर उन पार्टियों का भी 2-4 स्थान मिल रहा है। तो हमारे मैं भी नेता हैं, देखिए आज एक भी हम राष्ट्रीय उन्हें पार्टी का मानते हैं। जिंदा नहीं, मैं वही नेता जयप्रकाश रहेंगे, में वही से हमारे कहना चाहता हूं कि प्रेसिडेंट मैं चाहता हूं कि कांग्रेस वही हमारे प्रेसिडेंट एओ हैं। ह्यूम आप के बिल्कुल द्वारा चिंता ना करें। एओ ह्यूम ने कांग्रेस बनाया था और सोनिया गांधी उसकी अंतिम अध्यक्षा न हो। मैं तो चाहता हूं कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में जीवित रहे और आपसे खतरा आप ही को है। ये कांग्रेस को साफ किया और जहां जहां भारतीय नहीं, जनता नहीं, पार्टी मैं के आपसे सहमत नहीं हूं, राकेश कांग्रेस है, इस देश आप में अपनी जमीन वहीं कांग्रेस खोजेगा। राकेश जी, मैं 65 आपसे साल। सहमत नहीं हूँ। आपसे सबसे राकेश बड़ा जी, खतरा आपको है। एक चुनाव जीत गए कांग्रेस- आप, सिर्फ एक चुनाव। कांग्रेस के भी वोट, देखिए- कांग्रेस का खत्म होना शायद सबसे बड़ी एक चुनाव परेशानी है जीते बीजेपी आप, की। आज आपके पैर सड़क पे नहीं आ मैं रहे। इतना कह रहा हूं हमें देखो, जयप्रकाश जी 65 साल से भारतीय जनता बराबर पार्टी सरकारें की बना बड़ी रहे हैं विरासत और है, आज भी एक बड़े गंभीर आंदोलन का है हिस्सा और है लोगों के प्रति और संवेदना रखते हैं और अपने मन में। देखिए मैं मानता हूं कि दिल्ली की हार ने भारतीय जनता पार्टी को जो 3 महत्वपूर्ण लेसन दिए हैं उस भारतीय जनता पार्टी को देखना चाहिए। देखिए राजनीति के कौन दोषी है कौन नहीं है, किरण बेदी जी आईन गई, ये सब कारण अपनी जगह पर 45% कह रहे है। हैं, लेकिन हाँ? जो पहली बात है कि पहली बात है कि आर्थिक नीतियों को जनता तक सही तरीके से ले जाना पार्टी का कर्तव्य है। जहां आर्थिक नीतियां गड़बड़ाती हैं, देश की 60% जनता आज भले बीपीएल की सूची कांग्रेस ने जो भी दिया वो 29%, 60% जनता वास्तव में बीपीएल है इस देश में। इसलिए आर्थिक नीतियों को सही ढंग से ले जाना। दूसरा, डेमोक्रेटिक डिबेट को हमेशा एक्सटेंड करना। तीसरा, क्या इसकी कार्यकर्ता कमी के रही? महत्व को समझना, कार्यकर्ता आधारित पार्टी बने रहना। बिल्कुल। और जो सवाल हम पूछ रहे हैं उसमें 55% लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, वो नहीं है। अगर नहीं है तो संबित पात्रा जी, मैं आ रही हूं एक बार जयप्रकाश जी आपका, अगर नहीं है वो तो फिर कौन जिम्मेदार है? इस सवाल तक बीजेपी को पहुंचने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? नहीं, देखिए अंजना जी, आपके जो आपने दिखाया अभी चार्ट दिखाया जिसमें ग्राफ के रूप में आपने कुछ परसेंटेज दिखाया, वो हाँ कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं नहीं है। हाँ। तो स्वाभाविक रूप से जो मैं शुरू से कह रहा हूं कि अनेकों कारण होंगे, क्योंकि कुछ परसेंटेज हाँ भी कह रहे हैं, कुछ नहीं भी कह रहे हैं। तो आप कोई भी कारण लाएंगे, जैसे अभी राकेश सिन्हा जी ने उनका उल्लेख किया, उन सभी कारणों में हाँ और ना, किसी का अनुपात ज्यादा होगा, किसी में अनुपात कम होगा, मगर सभी कारणों का वो है, तभी तो हम हारे हैं। और मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, हमारी जीत तभी है जब हम शिक्षा ग्रहण करें। अगर हम शिक्षा नहीं ग्रहण करके अहंकार पूर्वक वहां खड़े रहे गेट पे, दरवाजे पे, और दरवाजे पे विचारों को अंदर नहीं आने दे, तो हमारा हश्र कांग्रेस का हो जाएगा। उन्होंने दरवाजे पर खड़े होकर दरवाजे पे विचारों को अंदर नहीं आने दिया। योगेश त्रिपाठी जी बहुत दिलचस्प बात लिखते हैं और इसी से अब पूरी चर्चा को आखिर में आगे ले जाएंगे। योगेश त्रिपाठी जी ये लिख रहे हैं जयप्रकाश अग्रवाल जी कि कांग्रेस की वजह से आप जीती, यानी आम आदमी पार्टी जीती, और इसीलिए बीजेपी हारी। ये कितना महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए, और क्या अब कांग्रेस का जिंदा रहना बीजेपी के लिए बहुत जरूरी हो गया है? एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक। आज का ये शो जयप्रकाश अग्रवाल जी आपको बहुत खुश कर रहा है क्योंकि कांग्रेस पर उंगलियां नहीं उठ रही हैं, लेकिन लोगों की ये राय है कि आपकी हार की वजह से आम आदमी पार्टी की इतनी अच्छी जीत हुई, जितने भी वोट पहले बढ़ते थे वो सारे के सारे उधर चले गए, और उनके पास, जो बीजेपी के पास पहले वोट परसेंटेज था, लगभग उसी के आसपास वोट टिक गए। कांग्रेस की हार इनके लिए, आपके लिए जीत की वजह और इनके लिए हार की वजह बनी। मुझे लगता है इसे आप उल्टा कर दें। बिल्कुल, हम दिल्ली में असेंबली 93 में बनी, सिवाय एक बार में, जबकि इनकी एक 5 साल बने जिसमें 3 मुख्यमंत्री इनके रहे और तीनों बुरी तरह फेल हुए। 15 साल हम रहे और उसके बाद से ये हालात पैदा हुए और आप पार्टी आई है। हमारे फेल होने की कोई वजह नहीं है। अगर आप देश के ऊपर देखें तो जो भी नीतिगत प्रोग्राम आज तक बने हैं हमारे 65 साल में, 65 साल बाद एक सरकार बीजेपी की आई है जिसमें ये लोग अपनी सीमा में नहीं रह पा रहे। बेशुमार तरीके से पता नहीं क्या मिल गया हो, इस तरह बिहेव कर रहे हैं। हमें देखो, 65 साल में बराबर हमारे प्रधानमंत्री रहे और हम बड़ी दानिश्ता तौर पर तहजीब के साथ किसी भी डिबेट में हिस्सा लेते हैं। हमने कभी आरोप की झड़ी नहीं लगाई। सवाल ये देश है, ये देश के अंदर हमारी क्या भूमिका, उसे टटोलना होगा। ये बात सही है कि 15 साल में हम शायद लोगों को उतना खुश नहीं कर पाए जितना हमें करना चाहिए था। कोई सोशल वेलफेयर स्कीम जैसे लाडली योजना लाए थे, कोई और ले आते, हम भी कह देते बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, वाईफाई फ्री देंगे, या जैसे इन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने 30% बिजली फ्री देंगे, 2022 तक मकान बना के देंगे। ठीक है, वक्त की कमी है, वक्त की कमी। कंक्लूडिंग रिमार्क्स मुझे जल्दी सबसे लेने दीजिए, क्योंकि राकेश जी और संबित जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात पे। ठीक है, जल्दी से खत्म कीजिए। मैं एक
एक बात कहना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आरएसएस के पत्रिका में लिखा है, हाँ। वो एक आईना है भारतीय जनता पार्टी के लिए। आईने में देखेंगे। और अगर ये उस रास्ते पर नहीं चलेंगे तो जो ठोकर हमने खाई कांग्रेस है, को भी एक बहुत वो बड़ा आईना ठोकर ये भी खरीदना खाने होगा। वाले हैं। कांग्रेस को भी एक बहुत बड़ा आईना खरीदना होगा। जल्दी से संबित पात्रा जी, एक लाइन में कंक्लूडिंग रिमार्क। देखिए, दोनों चीजें हम आईना भी देखेंगे, और आपने बहुत वाजिब प्रश्न उठाया कि उंगली दिखाई नहीं जा रही है कांग्रेस को, इसलिए कांग्रेस मुस्कुरा रही है। याद रहे, जो है ही नहीं उसे उंगली नहीं दिखाया जाता है। हमें उंगली दिखाया गया है और हमें सुधरना होगा, और हम सुधरेंगे। अपने कार्यकर्ताओं से हम फीडबैक लेंगे, इंट्रोस्पेक्शन करके हम पुनः खड़े होंगे दिल्ली में उसी प्रकार से जैसे हम पहले खड़े थे, ये आश्वासित कर। चलिए ठीक है। अरविंद केजरीवाल ने भी एक वक्त पर शिखर छुआ, फिर शून्य में गए, वापस शिखर पर पहुंचे। शायद उसी तरीके से बीजेपी को भी अब यहां पर स्क्रैच से एक तरह से शुरू करना होगा। 3 विधायकों पर सिमट कर रह गई इस बार। राकेश सिन्हा जी, जब लौटेंगे तो एक आखिरी सवाल आपके लिए है। कांग्रेस मुक्त भारत करने चले थे, क्या वोट जिस तरह से चले गए आम आदमी पार्टी की तरफ से कांग्रेस के सबसे ज्यादा, कांग्रेस मुक्त भारत भारी पड़ा? छोटे से ब्रेक के लिए, कम से कम कांग्रेस मुक्त दिल्ली भारी पड़ा? आप देखते रहिए आज तक। एक हार 100 सवाल। राकेश जी, एकदम संक्षिप्त में 2 लाइन में जवाब चाहूंगी। कुल मिलाकर कांग्रेस मुक्त दिल्ली को करना भारी पड़ा, और दूसरा ये मुफ्त कोरी उन्होंने कर दी, मुफ्त के वादे कर दिए, ये सब ये स्पॉइल्ड स्पोर्ट लगता है। मतलब हार को तो कम से कम ग्रेस के साथ स्वीकार करने की जरूरत है। देखिए, केजरीवाल क्यों जीते ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने क्या वादे किए, क्या नहीं किए, इसके परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। एक बात मैं सिर्फ याद करना चाहता हूं। हाँ। 1979 में जब जनता पार्टी का विभाजन हुआ और भारतीय जनता पार्टी 80 में बनी, तो संघ के एक बड़े नेता नानाजी देशमुख, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे, इन्होंने एक आत्मालोचन करके 5 जन में लंबी श्रृंखला लिखी थी लेखों की। तो ये पार्टी में आत्मालोचन की पुरानी परंपरा है। मुझे लगता है पार्टी उस आत्मालोचन से बहुत कुछ सीखेगी, बहुत समस्याओं। क्या आत्मचिंतन नरेंद्र मोदी के नाम तक भी पहुंचेगा? यह महत्वपूर्ण है संबित पात्रा जी, हां या ना में जवाब। देखिए, आत्मचिंतन पूरे भारतीय जनता पार्टी तक पहुंचेगा, इसलिए किसी एक व्यक्ति के विषय में चिंता करना ये उचित नहीं है। बहुत दिलचस्प है संबित पात्रा जी, आज आपको सुनना। ये वही संबित पात्रा जी हैं जो कुछ दिनों पहले, 15-20 दिन या फिर महीना कह लीजिए, तब तक नरेंद्र मोदी जी के नाम पर ही इतने लोकप्रिय नेता हैं, हर कोई जुड़ जाएगा, हर कोई शामिल हो जाएगा। लेकिन वक्त की बात है, ऐसी बातें पहुंच जाती हैं इस मकाम तक। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आईना सबको सामने रखना होगा। आप देखते रहिए।